आइए आज हम स्टडी करेंगे तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब जैसे सरल आवर्त गति पढ़ते थे तो एक खूंटी से रस्सी बांध के कोई गेंद लटका दें तो इसको पेंडुलम बोलेंगे। तो उसको एक तरफ खींच के छोड़ देते थे तो बार बार ऐसे ऐसे आता जाता था, बार बार ऐसे ऐसे आता जाता था, मध्य बिंदु के पास बार बार आता जाता है, तो इसको आवर्त गति कहते हैं। तो उसी प्रकार तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता का मतलब लास्ट तक गए आवर्त सारणी में, मान लीजिए पीरियड में, फिर लौट के आए तो उनके गुणों में कुछ मेल जोल रहता है तो उसी को आवर्तिता कहते हैं। मतलब गुण बार बार आ जा रहे हैं, ये कहने का मतलब। इसीलिए लिखा गया है कि तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। तो इसको देखते हैं। आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या बाईं से दाईं ओर जाएं तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में एक प्रारूप दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो किसी आवर्त में रासायनिक क्रियाशीलता प्रथम वर्ग के धातुओं में बहुत ज्यादा है, मध्य तक पहुंचकर यह कम हो जाती है और वर्ग 17 के अधातुओं पर पहुंचने पर बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यह उदाहरण से समझा रहा है। इसी तरह निरूपक तत्वों के समूह में जैसे क्षारीय धातुओं में, तो निरूपक तत्व को इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे क्षारीय धातुओं में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के समूह में जैसे हाइड्रोजन परिवार ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं, तो इनको ध्यान रखिए। यही सब नीट में पूछेगा कि ये तत्व है, फला तत्व से क्रियाशील कौन होगा। ये 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा क्रियाशील है या कौन सबसे कम क्रियाशील है। तो यही सब चीजें पूछेगा। अब देखिए तत्वों के गुणधर्मों में ऐसा क्यों हो रहा है और इस आवर्तिता को हम कैसे समझाएं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें परमाणु की संरचना के सिद्धांत और परमाणु के गुणधर्मों की ओर ध्यान देना होगा। इस भाग में हम भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों की आवर्तिता की विवेचना करेंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा ऊर्जा स्तर को लेकर के समझाएंगे। तो अब भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं और भौतिक गुणधर्म किनको कहेंगे। जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि वस्तु विशेष या द्रव्य विशेष या कण विशेष, इनकी जो है भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं, उसका स्वरूप केवल बदलता है, उसकी वास्तविक संरचना नहीं बदलती। वास्तविक संरचना में जैसे पानी है तो पानी जो है ठोस बर्फ भी बन सकता है, पानी तरल पदार्थ भी रहता है और ज्यादा गर्म कर दो तो भाप भी बन जाता है, लेकिन रहता वो पानी ही है। तो उसकी जो है जटिल संरचना, जो वास्तविक संरचना है वो ना बदले, केवल उसकी अवस्थाएं बदलें तो हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे देखिए तत्वों के कई भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, संलयन एवं वाष्पीकरण, ऊष्मा, परमाणुवीकरण, ऊर्जा आदि सभी आवर्ती परिवर्तन दर्शाते हैं। तो इनको ध्यान देना है। तो कह रहा है कि तत्वों के कई भौतिक गुण जैसे गलनांक हो गया, गलनांक का मतलब जमने वाला बिंदु, क्वथनांक का मतलब भाप बनने वाला बिंदु, संलयन का मतलब मिलना और वाष्पीकरण का मतलब भाप बनना, ऊष्मा मतलब गर्मी वाली ऊर्जा, परमाणुवीकरण ऊर्जा, परमाणु बनने में जो ऊर्जा निकले,
आदि सभी आवर्ती परिवर्तन दर्शाते हैं। आवर्ती परिवर्तन का मतलब ये चेंज होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जैसे गलनांक, वही जैसे हमने पानी बताया कि पानी भाप बनेगा तो फिर से बदल करके वो द्रव बन जाएगा, बर्फ बनेगा तो फिर से बदल के द्रव बन सकता है या भाप बन सकता है। मतलब आवर्ती है, मतलब एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ये कहने का मतलब। तो इस अनुभाग में हम परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं, आयनन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मतलब कि किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन निकाल के या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल के आयन बनाने की जो ऊर्जा है उसी को आयनन एंथैल्पी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में जो ऊर्जा की जरूरत हो या ऊर्जा लगे, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसी को विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। तो में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। इन सब में आवर्त प्रवृत्ति मतलब जो पीरियाडिक टेबल है उसमें ऊपर नीचे आने जाने पर क्या परिवर्तन होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। आप सबसे पहले देखिए आ जाता है परमाणु त्रिज्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, परमाणु के आकार का सही सही निर्धारण बहुत ही जटिल है, जबकि एक गेंद की त्रिज्या आसानी से नापी जा सकती है। क्या है आपको इसका कारण मालूम है? पहली बात तो यह है कि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी, मात्र 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नाभिक बीच में है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र का मतलब बादल जैसे कंडीशन में रहते हैं। तो बादल जैसे पृथ्वी से कितने ऊपर हैं, कुछ बादल ज्यादा ऊपर हैं, कुछ कम ऊपर हैं, तो क्या हम उनकी ऊंचाई नाप सकते हैं? तो इसी प्रकार से परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का अभ्र है यानी इलेक्ट्रॉन के जो बादल हैं उनकी कोई स्पष्ट निर्धारित सीमा नहीं है। अतः परमाणु का आकार सही तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में परमाणु त्रिज्या सही नहीं नापी जा सकती। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। संयुक्त अवस्था में परमाणु के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है। किया जा सकता है एकल आबंध सिंगल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये H है, दूसरे हाइड्रोजन से एक बंध द्वारा बंधा रहता है तो इसको एकल बांध बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक बंध द्वारा हो गया। तो वही कह रहे हैं कि एकल आबंध का मतलब एक बंध वाला। तो एकल आबंध मतलब सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं यानी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है तथा इस दूरी के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या यानी कोवैलेंट रेडियस का आकलन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन अभ्र यानी इलेक्ट्रॉन का जो बादल नाभिक के चारों रहता है उस वजह से नाभिक की त्रिज्या तो नहीं नाप सकते, लेकिन परमाणु अगर दो रख दिए जाएं, जैसे H है, दोनों के बीच नाभिक के बीच की दूरी नाप ली जाए और उसका आधा कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक परमाणु के त्रिज्या है। तो इस तरीके से नापने का प्रयास वैज्ञानिकों ने किया। तो वही कह रहा है कि एकल आबंध द्वारा जुड़े कुछ सहसंयोजक अणुओं, सहसंयोजक का मतलब देखिए विद्युत संयोजक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, उपसह संयोजक होते हैं। तो ये हम आगे जो है जो यौगिक हैं या तत्व हैं उनको आगे हम पढ़ेंगे। अभी सहसंयोजक का मतलब एक ही तरह के परमाणु जो आपस में बंधे हुए हैं, जैसे H के साथ H बंधा हुआ है तो ये सहसंयोजक बंध हो गया। तो अभी इतना ही समझेंगे, आगे जब आएगा तो हम विस्तार से उसको समझ लेंगे। तो वही कह रहा है कि एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं में उपस्थित दो आधात्विक
परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। धात्विक का मतलब जो अधातु तत्व है उन्हें भी सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। धातुओं में विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है क्योंकि वो आयन बनाते हैं। तो आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी जितना जरूरत है तो उसको हम बता रहे हैं। तो देखिए, इसको समझ लीजिए कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है। तो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी है जो नाभिक की दूरी नाप करके उसका आधा कर देते हैं जब, तो एक परमाणु के नाभिक से बाहर तक की यानी नाभिक एक परमाणु की त्रिज्या आ जाती है। उदाहरण के तौर पर क्लोरीन अणु के लिए बंध दूरी यानी बॉन्ड लेंथ का मान 198 पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। इस मान का आधा यानी 99 पिकोमीटर क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होगी। वही जो हमने अभी बताया है आपको, उसी आधार पर कि उसको आधा कर देंगे तो 1 की आ जाएगी। धातुओं की धात्विक त्रिज्या यानी मेटेलिक रेडियस का मान धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरानाभिकीय दूरी यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा होता है। अगर धातुओं की बात करें तो उसमें क्या होता है कि धातुओं के जो कोर होते हैं, कोर का मतलब एक तरह से किनारा कह सकते हैं नाभिक का, तो उनके बीच की जो दूरी है उसका आधा करने पर हमको एक नाभिक की दूरी प्राप्त हो जाती है। कॉपर धातु में 2 संलग्न कॉपर परमाणुओं के बीच की दूरी 256 पिकोमीटर है। अतः कॉपर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान 256 पिकोमीटर का आधा अर्थात 128 पिकोमीटर है। तो कुल मिलाकर के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि 2 परमाणुओं को आपस में टच करके रख देना है और उनके नाभिक के बीच की दूरी नाप लेना है, उसी की आधा कर देना है, तो एक परमाणु की त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए, लिखा है कि इस पुस्तक में सहसंयोजित त्रिज्या तथा धात्विक त्रिज्या के लिए केवल परमाणुवीय त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस का प्रयोग किया गया। तो ये ध्यान देना है कि इसमें जो है किताब में जो भी त्रिज्या की बात की गई है तो उसमें जो सहसंयोजित त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या है उसको सीधा परमाणुवीय त्रिज्या कह दिया गया है। चाहे वो तत्व हो या धातु या अधातु, या परमाणुवीय त्रिज्या को एक्स किरणों तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से नापा जा सकता है। तो इसको ध्यान देना कि सबको परमाणु त्रिज्या कहा, चाहे तत्व हो, चाहे धातु हो, चाहे अधातु हो, और इन सबको एक्स किरण तथा अन्य स्पेक्ट्रोमीटर विधि से नापा जा सकता है। कुछ तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का मान 3.6 का में दिया गया। ये नीचे परमाणु त्रिज्या दी गई हैं, ये देखिए लिखा है, लेकिन अब चूंकि हमको याद नहीं करना है तो इनको कोई जरूरत नहीं है समझने की। 2 प्रकार की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं जिनकी व्याख्या हम नाभिकीय आवेश तथा ऊर्जा स्तर से कर सकते हैं। अब देखिए, आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है। इसको ध्यान दीजिए, आवर्त में कह रहा है। आवर्त का मतलब इस तरह दाईं से इधर को चलेंगे, इस तरह से ऐसे चलेंगे, एक किनारे से आवर्त सारणी के ऐसे चलेंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो कहेंगे वर्ग में, अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहेंगे आवर्त में। तो वही कह रहा है, आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है। इसको ध्यान दीजिए कि परमाणु आकार घटता है। जैसा द्वितीय आवर्त के तत्वों के परमाणु आकार से स्पष्ट है, 3.6 का अवलोकन करें। तो जैसा कि आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं, यहां पर देखिए, इसका 152 है, इसका 111 है, घट रहा है, इसका और कम है, इसका और कम, इस तरह घटता जा रहा है। इसका 186 है, इसका और घट रहा है। तो आवर्त में दाईं तरफ चलने पर परमाणु आकार घटता है और नीचे जाने में परमाणु वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा।
इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर वह इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित हैं, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप वह इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता क्यों है कि दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, यानी परमाणु त्रिज्या घटती है? तो उसका कारण बता दे रहा है कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी कोश में स्थित है, सबसे बाहर वाले में, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप वह इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है। कहने का मतलब जो नाभिकीय आवेश है, नाभिक में जो आवेश है उसमें वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कैसे हो जाती है? जैसे हम अभी जो हमने देखा कि Na है 11 है और Mg है, इसको देख लीजिए। Na देखिए, Na है और फिर Mg है, तो Mg के नाभिक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अच्छे से खींचेंगे, तो इसलिए इसको बाहरी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच लेंगे तो आकार घट जाता है। ये कहने का मतलब। आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है। अभी हमने बताया ना कि अगर वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। अब देखिए, वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है। जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता जाता है तथा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता जाता है। नाभिक से दूर होता चला जाएगा क्योंकि नई नई कक्षाएं बनती हैं। इसलिए कि आंतरिक ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में वह इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं। फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जो परमाणु त्रिज्या के रूप में परिलक्षित होता है। तो इसको ध्यान देना कि ऐसा होता क्यों, बढ़ता जाता है। तथा यहां तक हमने अंडरलाइन कर लिया था, इसके आगे भी याद कर अंडरलाइन कर लीजिए, यहां से किए दे रहे हैं। इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक अच्छे से नहीं खींच पाता, तो उसी को कह रहा है जो कवच के रूप में वह इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं। इसी कवच को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जो परमाणु त्रिज्या के रूप में परिलक्षित होता है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया है। एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से न करके वान डेर वाल्स त्रिज्या से करनी चाहिए। इसको ध्यान देना है कि जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं यानी अक्रिय गैसें हैं, जिनको नोबेल गैस भी कहते हैं, उनमें हम परमाणु त्रिज्या की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से न करके वान डेर वाल्स त्रिज्या से करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि फिर से देखिए, एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक होती है। ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं किसी से रिएक्शन नहीं करती, और जो नोबेल गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें किसी से रिएक्शन क्यों नहीं करती? उसका कारण है कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है उतने पूर्ण रहते हैं, इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं करती।
अब देखिए यहाँ पर एक ये फिगर बनाया गया है, द्वितीय आवर्त में परमाणु क्रमांक के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। तो Li, Be, Bc, NOF, यानी को देखिए, यानी हमारा उत्कृष्ट गैसें हैं तो उसको नहीं लिया गया। तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है। अभी इसको केवल देख लीजिए कि इस तरीके से जो है परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है परमाणु त्रिज्या घटती है आवर्त में आगे जाने पर। द्वितीय आवर्त में देखिए, आवर्त का मतलब बाईं तरफ से दाहिनी ओर हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है परमाणु क्रमांकों के साथ क्षारीय धातु तथा हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन। क्षारीय धातु में मतलब पहला वाला, और हाइड्रोजन मतलब 17वां। तो देखिए हाइड्रोजन में ये आ गया हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये इस तरह से परमाणु क्रमांक देखिए बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, परमाणु क्रमांक आगे की ओर बढ़ रहा है। अब परमाणु त्रिज्या देखिए, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। ये इधर यहाँ पर है 50 से थोड़ा ज़्यादा, इसकी 100 के आसपास है, इसकी 100 से भी ज़्यादा है, इसकी उससे भी ज़्यादा, ऐसे बढ़ रही है। तो ये ग्राफ बनाए गए हैं। इसी प्रकार Li, Na, Rb, Cs ये हमारे क्षारीय धातु हैं, उनके लिए दिखाया गया कि इस तरह से परिवर्तन होता है। अब अभी हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा, अब आयनी त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आयन क्या है। तो आयन का मतलब होता है कि कोई परमाणु है, परमाणु का मतलब उसमें नाभिक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक निकल जाए तो उसमें लिखा जाता है कि एक धन आवेश आ गया। मतलब धन लगा देने का मतलब कि एक धन लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है, तब ये न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब जितना था उससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। तो धनायन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और अगर एक ऋण लगा दिया जाए तो मतलब एक जो है इलेक्ट्रॉन उसके पास बाहर से आ गया है। तो इस तरह धनायन और ऋणायन बनते हैं। अब उनकी आयन जो है, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन, तो उनकी त्रिज्या की बात जब करेंगे तो उसको हम आयनी त्रिज्या कहेंगे। तब समझते हैं, यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धनायन बनता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो परमाणु ऋणायन बन जाता है। आयनिक त्रिज्या का आकलन आयनिक क्रिस्टल में स्थित धनायन एवं ऋणायनों के बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जा सकता है। ऐसी बात है, धनायन है ऋणायन है तो उसकी त्रिज्या निकालना है तो नाभिक से बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनके नाप ले ली जाए, उसी आधार पर कर सकते हैं। साधारणतया तत्वों की आयनिक त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति ही दर्शाती है। धनायन आकार में अपने जनक परमाणु से छोटा होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जबकि नाभिकीय आवेश जनक परमाणु जैसा ही रहता है। तो समझने की बात यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मान लीजिए कि क्लोरीन है Cl17, तो बाहर 17 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के प्रोटॉन उस 17 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बाहर 16 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 16 को तो और अच्छे से खींच लेंगे ना, 17 थे तो ज्यादा थे तो कम अच्छे से खींच पा रहे थे, 16 ही बचे तो ज्यादा अच्छे से खींच लेंगे, तो उसका नाभिक का आकार घट जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि धनायन अपने जो जनक परमाणु है, यानी जो पहले था, उससे इसका आकार छोटा होता है। इसी प्रकार ऋणायन में उल्टा हो जाएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है तो पहले 17 को खींच रहा था, अब एक और बाहर से आ गया तो अब और कम खींच पाएगा तो आकार बढ़ जाता। तो ऋणायन का आकार जनक परमाणु से अधिक होता है क्योंकि एक या अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है। तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए आगे कह रहा है, उदाहरण के तौर पर फ्लोराइड आयन की आयनिक त्रिज्या F-136
पिकोमीटर है, जबकि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या केवल 64 पिकोमीटर। अब जाहिर सी बात है ऋणायन आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है उसके प्रतिकर्षण होगा, तो जब ढकेलेगा दूर को तो बाहर को जाएगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो त्रिज्या बढ़ गई है। जबकि फ्लोरीन की देखिए 64 पिकोमीटर ही। दूसरी ओर सोडियम तत्व की परमाणु त्रिज्या 186 पिकोमीटर है और Na+ यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो आयन की त्रिज्या का मान 95 पिकोमीटर। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बचे कम, तो नाभिक के प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को और अच्छे से खींचेंगे तो आकार घटेगा, इसीलिए 186 से 95 हो गए। जब परमाणु तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के उदाहरण है O-2 F- Na+ Mg+2 O-2। तो ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण भी दे दिए, देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है तो ऑक्सीजन 1 है तो 8 है, O8 लिखा जाता है तो 8, और 2 बाहर से आ गए तो 2 ये 10 हो गए। फ्लोरीन का ना होता है, 1 बाहर से आ गया तो 10 हो गए। Na का 11 होता है, 1 निकल गया तो धन आया तो 10 बचे। Mg का 12 होता है, 2 निकल गए तो 10 बचा। O का 8 होता है, 2 आ गए तो 10 हो गया। देखिए 2 बार लिख दिया है, तो कुल मिला के सब में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। प्रत्येक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, देखिए लिख भी रहा है। अब देखिए प्रत्येक स्पीसीज की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन समान है तो त्रिज्या समान होगी, प्रत्येक स्पीसीज की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि प्रत्येक का नाभिकीय आवेश भिन्न है। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि प्रत्येक का नाभिकीय आवेश भिन्न है। अधिक धनावेशित धनायन की आयनिक त्रिज्या का मान कम होगा, क्योंकि इनके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण अधिक होगा। अब नाभिकीय आवेश यानी नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से खींच लेंगे, तो नाभिकीय त्रिज्या कम हो जाएगी। अधिक ऋणावेशित ऋणायन की आयनिक त्रिज्या का मान अधिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच संपूर्ण प्रतिकर्षण का प्रभाव नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाएगा तथा आयन का आकार बढ़ जाएगा। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, तो नाभिक खींच तो रहा है लेकिन वो प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन आपस में दूर दूर होंगे तो नाभिकीय त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। धनायन का आकार उसके जनक परमाणु की तुलना में छोटा होता है, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अधिक नाभिकीय आवेश वाली स्पीसीज की त्रिज्या छोटी होगी, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं कि जब नाभिक में आवेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अच्छे से खींच लेगा तो आकार घट जाएगा। अतः अधिकतम आकार वाली स्पीसीज Mg तथा न्यूनतम आकार वाली स्पीसीज Al+3 होगी। तो अब देखें Al+3 में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब इलेक्ट्रॉन बचे कम, तो जो इसके नाभिक में प्रोटॉन है वो अब 3 कम हो गए ना इलेक्ट्रॉन, तो उनको और अच्छे से खींच लेगा, तो इसलिए इसका आकार सबसे कम होगा। इसी तरह इसमें भी देखिए खींच लिया, 2 बाहर निकल गए तो कम को और अच्छे खींचेगा, तो और देखिए इसका जो है आकार कम होगा। अब रही बात Mg की, तो Mg जो है कह रहा है Mg का न्यूनतम आकार वाली स्पीसीज Al+3 में सबसे कम आकार होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, और Mg का आकार सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं है, और दूसरी बात इसके नाभिक में प्रोटॉन कम है, Al में देखिए ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसलिए जो है इसका आकार सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा। प्रोटॉन नाभिक में कम है तो इलेक्ट्रॉनों को कम अच्छे से खींच पाएंगे, तो आकार ज्यादा होगा। अब देखिए आगे हमारी हेडिंग है आयनन एंथैल्पी।
अब इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।